कहानी को वास्तविक बनाना एक कलाकार की सफलता होती है और यही उसे महान बनाता है। एक अभिनेता अभिनय से कहीं अनकही व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है और ऐसी ही कहीं अनकही बातों को आज हम सुनेंगे अपने प्रोग्राम किरदार में कलाधन्य अखिलेश जैन से। तो आइए मिलते हैं अपने किरदार अखिलेश से। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मत पर और आगे बढ़ा रही। आपको मालूम है आपको मुझे कभी कोई नहीं सकता। अखिलेश जी हमारे साथ आप पहुंचे हैं हमारे शो किरदार में। आपका स्वागत है अखिलेश जी। और जैसे कि होता है कि किसी भी काम का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, तो अभिनय का मार्ग आपका चुनना कब कैसे हुआ? अभिनय का मार्ग एक्चुअली जब मैं पूरी तरह यंग था उस समय, जब मुझे रेलवे में जॉब मिला, तो जॉब चूँकि बॉम्बे में मिला था, बॉम्बे में गया तो हमारी रेलवे की कल्चरल अकेडमी थी वो। तो वहाँ में एक मेरे मित्र हैं, यहीं भोपाल के हैं, वो राजीव श्रीवास्तव भी वहाँ पहले से थे और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो उस कल्चरल अकेडमी से जुड़े हुए थे। तो हमारा एक जो सालाना प्रोग्राम होता था उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ करो। तो हम लोगों ने वहाँ उसमें छोटे छोटे से ऐड बनाए थे। उस समय आपको याद होगा एक बहुत अच्छा ऐड चलता था कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। उसी के ऊपर हम लोगों ने एक बनाया था, बड़ा पाव है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अच्छा। और उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। तो उस बड़ा पाव में जब मैंने अपनी कॉस्ट्यूम में निकला तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और वो बड़ा फेमस हो गया हमारे रेलवे में। लोग मुझे बड़ा पाव ही बोलने लगे। मुझे लगा कि एक उससे जरा सी उससे बड़ी अच्छी पॉपुलरिटी मिली। तो फिर वहाँ कल्चरल अकेडमी में काम करते रहे और 2-3 साल बाद जब ट्रांसफ़र भोपाल हो गया, भोपाल से पहले मेरा कोई लिंक नहीं था, तो यहाँ मैं थिएटर से जुड़ गया। ये बात है शायद 97-98 की। और वो थिएटर का शौक ऐसा लगा कि आज लगभग 28 साल होने को आ गए, मैं लगातार कर रहा हूँ। मतलब भोपाल ने आपको एक नई दिशा दी, बिल्कुल। है ना? लेकिन एक चीज़ है, जब हम आज के समय में और पहले के समय में अभी एक्टिंग में, अभिनय में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, अलग मुकाम पे अभी पहुंच चुका है। लेकिन जब हम बहुत आज से 25 साल पहले की हम बात करें, यदि किसी ने ये भी बोल दिया कि हमें कलाकार बनना है या हमें गायन में जाना है या किसी भी कला के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना है, तो उनको बड़ा नेगेटिवली सोचा जाता था और ये कहा जाता था इनको ना अब इसका कीड़ा काट के पता नहीं जिंदगी में क्या करेंगे। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ? हाँ, ये आपने सही कहा। एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र में रहने वाला हूँ, मैं हूँ यूपी का। अच्छा। और वहाँ इन चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं मानते, खास तौर से मेरे फादर वगैरह भी। स्कूल में जब मैं स्काउट गाइड में था तो कभी कभी छोटा मोटा नाटक वाटक करता था तो वो अक्सर खुश नहीं होते थे, डांटते थे। क्योंकि एक नाटक में मुझे एक लड़की का रोल मिला था तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बोले करना ही तो ये क्या करना है, लड़की बन गया कुछ भी। मतलब उस समय मतलब पेरेंट्स तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। संगीत की बात अलग है, हाँ, लेकिन नाटक वगैरह के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन फिर जब खुद सर्वे सर्वा हो गए तब फादर भी मेरे साथ थे, फिर वो फादर भी मुझे बहुत लाइक करने लगे थे इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, उस समय तो ज़रूर फादर रोकते थे। जी। अभी बताइए कि हम वो अनुभव जानना चाहेंगे कि आपके जब अभिनय को एक पहचान मिली होगी, वो कौन सा समय था, किस फिल्म से मिली, किस कलाकार के साथ आपने बात किया, क्या अनुभव रहे आपके? इसके बारे में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अभिनय का शौक कैसे लगा। जी। जब मैं यहाँ भोपाल आ गया तो हमारे राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ ही आए थे और वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे यहाँ पहले। तो मैं और वो दोनों एक ही गाड़ी से ऑफिस जाया करते थे। उन्होंने किसी प्ले के लिए उन्हें कॉल आया कि वो, तो उन्होंने बोला कि आप 2 गाड़ी लेनी पड़ेंगी क्योंकि मैं रिहर्सल जाऊँगा। तो मैंने कहा कि यार मैं अकेला जाके घर पर क्या करूँगा, मैं भी रिहर्सल में आपके साथ चलता हूँ। और मैं उनके साथ रिहर्सल जाने लगा। लगभग 1 महीने उनके साथ बैठा। तो हमारे उस समय जो डायरेक्टर थे विष्णु श्रीवास्तव जी, प्ले का नाम था वैशाली की नगर बदलू। उन्होंने मुझसे कहा कि यार जैन साहब आप आते हो तो क्यों ना एक छोटा सा रोल कर लो, और आप थोड़ा बहुत कर तो चुके ही हो पहले। तो उसमें एक चेले का कैरेक्टर था, मधु नाम था उसका, वो मैंने किया। लेकिन आप किस्मत देखिए कि सेकेंड डे जब न्यूज़ पेपर्स में न्यूज़ छपी तो लगभग हर पेपर में मेरा फोटो था और मेरा नाम था।
तो लोगों ने बड़ा पसंद किया कि सर आपका फोटो और ये, तो मुझे लगा एक छोटा सा रोल करने के बाद मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, हाँ। तो क्यों ना मैं इसी फील्ड से जुड़ जाऊँ। ओह, और बस उसके बाद ये हुआ कि राजीव जी तो बीच में उन्होंने तो छोड़ दिया था थिएटर, लेकिन मैं शायद लगभग अभी 500 प्ले कर चुका हूँ लगातार। 500 प्ले कर चुके हैं आप। बिल्कुल। और फिल्में कितनी की है बेटा? फिल्में मैं लगभग 10 कर चुका हूँ। 10 कर चुके। तो उसकी स्टोरी बताइए, कैसे आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और आपका नाम जो था, देखिए रंगमंच से हम जुड़े होते हैं, वो हमारा बेस होता है क्योंकि हम बिल्कुल। वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब फिल्म बनती है तो हमें एक नए मुकाम पे हम पहुंचा देती है, तो वो कैसे याद करिए तो हम? मुझे फिल्म लाइन में जाने का वो था, वो भी मुझे कहूँगा मेरी किस्मत थी। हाँ, नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारत में श्री कृष्ण थे, वो यहाँ एमपी टूरिज्म के चेयरमैन थे पहले। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुरु गोलवलकर के ऊपर। हाँ, उसमें मैंने एक आरएसएस के एक सैनिक का ही रोल किया था, छोटा सा रोल था। लेकिन जब सिलेक्शन कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा कि अखिलेश मैंने तुझे किसी और के लिए चूज किया था, लेकिन अब मैं किसी और को दे चुका हूँ, तो वो मैं रोल तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तेरा फेस जो है ना लाल बहादुर शास्त्री से मिलता है। ओह, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जो कर रहे हैं वो भी अच्छे करेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना किस्मत, जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री का सूट था, छोटा सा करेक्टर था उनका, जी। उस दिन वो सीनियर आर्टिस्ट थे, वो नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, हाँ, हाँ, उन्होंने कुछ तो भी उन्हें नखरा दिखाया और उन्होंने तुरंत आउट किया। बोले कि यार मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप मना करो, जी। और उन्होंने मुझसे वो दूसरा रोल भी लाल बहादुर शास्त्री का भी करवाया। उसमें बहुत छोटा सा रोल है, हाँ, लेकिन वो क्लिपिंग हाँ, लगभग 5 साल बाद हाँ, बॉम्बे में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पे ये फिल्म बन रही थी, जय जवान जय किसान, और वो शास्त्री जी का चेहरा ढूंढ रहे थे, काफ़ी कुछ उन्होंने ढूंढा था। मेरी फेसबुक से कहीं उन्होंने वो क्लिप मिली और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मतलब लीड रोल है और शास्त्री जी का रोल है, आप करना चाहेंगे? जी। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, लीड रोल है। कौन मना करेगा इतने हाँ, बड़े ऑफर? कौन मना करेगा। हाँ, हाँ। लेकिन शुरू में मुझे थोड़ा मजाक लगा कि यार ऐसे कैसे कोई सेलेक्ट करेगा कि फेसबुक से क्लिप ले लिया और कर लिया। उनका होली का दिन था, मुझे याद है, उससे एक दिन पहले अचानक फ़ोन आया कि आप कल दिल्ली पहुंच जाइए, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यार सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अभी मुलाकात भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन से कांटेक्ट हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं मैं किसी उसमें स्कैम में ना आ रहा हूँ। तो मैंने उस दिन उनसे मना कर दिया कि नहीं, अभी 2 दिन बाद होली है, मैं नहीं आ पाऊँगा। बाद में रात में उनका प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, राइटर का, सबका फ़ोन आया, तो मुझे लगा कुछ सीरियस है। सेकंड डे मैं फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली गया और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ गया तो मैं देखा हूँ कि मेरे बाजू में प्रेम चोपड़ा जी बैठे हैं, इधर ओमपुरी जी बैठे हैं और मैं सेंटर में बैठा हूँ। तो मैं थोड़ी सी मुझे घबराहट भी हुई कि अचानक आपने बोल दिया, मुझे कुछ स्टोरी भी नहीं मालूम, रोमांच भी है, तब तक मुझे स्क्रिप्ट भी मिली नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में जो भी प्रेस में बताना चाहें बताइए, स्क्रिप्ट के बारे में जब कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि मैं भी इसकी स्टडी कर रहा हूँ। और मैंने वही किया। बाद में उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दी और 1 महीने बाद शेड्यूल था, 1 महीने मैंने अपनी तैयारी की, सारे डायलॉग वगैरह याद किए। 1 महीने बाद जब शूट के लिए गया तो मेरा फर्स्ट सीन ओमपुरी जी के साथ था, फर्स्ट डे। रात भर नहीं सोया, रात भर परेशान रहा। लोगों ने बोला कि आप सो जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि वो पहला सीन फर्स्ट टेक में ओके हुआ और ओमपुरी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और भोपाल में थिएटर करता हूँ, और मेरी गुरु विभा मिश्रा रही हैं। अच्छा, वो विभा मिश्रा एनएसजीएन की थी और वो उनकी ओमपुरी जी के साथ में काम वो थे, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो बहुत खुश हुआ, कह रहे तुम तो मेरे दोस्त के ही चले हो। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और वो पूरी फिल्म बहुत अच्छे तरीके से हुई। और चूंकि थिएटर की आदत थी तो डायलॉग सारे याद थे, तो नॉर्मली मेरे रीटेक नहीं हुए, सभी लोगों ने पसंद किया और अब मैं उन लोगों से लगातार जुड़ा हूँ। और तब से मैं सिर्फ पैट्रियोटिक फिल्में करता हूँ। और पैट्रियोटिक फिल्में करने का कारण भी मेरा ये है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और मैंने परमिशन जो ली हुई है वो सोशल और कल्चरल के लिए हुई है, तो मैं सोशल फिल्में ही करता हूँ। इसके अलावा हाँ, भोपाल में बहुत ऑडिशन हो रहा है, मैं नहीं जाता ऑडिशन में क्योंकि कमर्शियल में काम करना मेरे लिए भी ठीक नहीं है और मैं चाहता भी नहीं। मैं एक्चुअली वो चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मेरे बच्चे देख पाए तो मैं करूँगा, अगर मैं बच्चों को नहीं दिखा सकता मैं वो काम नहीं करूँगा। बिल्कुल, वो है हमारी मेरी 2 बेटियां हैं, वो अगर बेटियों को पसंद आएगा तो ही मैं करता हूँ, अदरवाइज मैं रोल मना करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत त्याग वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि आज की लाइन में तो हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है जो हम अभी प्रकाश राज जी की जो ये आश्रम यहाँ शूट हो रही है उसमें मुझे अच्छा रोल मिला था,
लेकिन काफ़ी सोच समझ के मैंने मना कर दिया जी। कि नहीं, अगर मैं उस वेब सीरीज को बच्चों को नहीं बोल सकता कि आप देखिए, हाँ, तो फिर तो मैं नहीं नहीं करूँगा, करूँगा। मैं नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ यदि आप एक आदर्श पाल लेते हैं तो बिल्कुल। आप भी सुरक्षित रहते हैं बिल्कुल, हम और समाज हमको को भी अच्छा लगता है जो काम दे पाते हैं। अपने मन का हो वो करना चाहिए। नाम, काम, परिवार और अभिनय के बीच में तालमेल बैठाने का क्या फॉर्मूला अपनाते हैं आप? तालमेल बिठाने का फार्मूला मैं नहीं अपनाता हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बच्चियाँ अपनाती हैं। अच्छा। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, घर का काम पूरा मेरी पत्नी के हवाले है। हाँ। उन्होंने मुझे पूरी तरह फ्री छोड़ा है, अच्छा। आप ऑफिस जाइए, ऑफिस के बाद आप रिहर्सल जाइए। हाँ। मेरी दोनों बेटियां अभी जॉब कर रही हैं, बड़ी हो गई हैं, हाँ। उनकी एजुकेशन पूरा मेरी पत्नी ने संभाली, जी। पूरा घर पत्नी ने संभाला। मुझे नहीं मालूम कि सब्जी क्या भाव है, अच्छा। आटा दाल क्या भाव है, तो कम से कम वहाँ से आप बिल्कुल पूरी तरह फ्री खुशकिस्मत है, पूरी तरह फ्री जी, खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा जीवन साथी बिल्कुल। मिला। तो मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ वो सिर्फ अपने परिवार की वजह से कर अच्छा, पा रहा हूँ। तो परिवार की ताकत को आप बिल्कुल, मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कड़ी मेहनत और भाग्य का चमत्कार देखा है आपने? कड़ी मेहनत और भाग्य का चमत्कार के बारे में कहूँगा, इसमें एक ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप दिल से और ईमानदारी से करिए, अच्छा। आपको सक्सेस मिलेगी। और शायद वो ही मेरे साथ हुआ है, ओके। क्योंकि मैंने कभी कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया हाँ। किसी भी काम के लिए, हाँ। और मुझे काम मिलते गए और अभी लगातार मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने अपने आप को साध के रखा हुआ मैं है। जहाँ भी जाता हूँ मैं अपना काम दिल से करता हूँ, मुझे ये मतलब नहीं कि कोई क्या पॉलिटिक्स खेला है क्या नहीं, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, जीतने की इच्छा शक्ति का क्या महत्व है आपके लिए? जीत के लिए हमें इच्छा शक्ति चाहिए। जब तक आपके लिए जीत की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप जीत ही नहीं सकते। हाँ। क्योंकि अगर आप पहले ये सोच के जाएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ। तो आप नहीं कर पाएंगे। जी। और आप ये सोच के जाएंगे कि नहीं मैं ही करूंगा, हाँ। अवश्य जीतेंगे। ओके। तो मतलब इच्छा शक्ति को दिल के अंदर कई बार बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते थे कि मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन साथियों ने बोला नहीं यार आप कर सकते हो, और अंदर से मन कर लिया कि मैं कहाँ कर सकता हूँ। ऐसे एक प्ले के बारे में बताऊंगा, यहाँ भोपाल में हुआ था वो प्ले का नाम था ना इधर के ना उधर के, और वो 3rd जनरेशन के ऊपर प्ले था। उसमें हम सारे आर्टिस्ट लेडी कैरेक्टर में थे। तो मुझे वो थोड़ा अजीब जरूर लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने वो मुझे उसमें लीड कैरेक्टर दे दिया। नानी कैरेक्टर था, वो सभी उनकी नानी हुआ करती थी। और वो प्ले 1 महीने रिहर्सल जरूर किया, हालांकि हम लोगों ने 1 महीने रिहर्सल के बाद जब वो प्ले हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फैमिली मेरे सामने बैठी हुई थी। तो जब तक मैंने मुंह से डायलॉग नहीं बोला, मेरी फैमिली मुझे नहीं पहचान पाई, और आवाज़ सुनने के बाद भी उन्हें लगा कि नहीं ये मेरे बड़े भाई थे, वो कह रहे नहीं ये मेरा भाई नहीं है। बाद में उन्होंने बोला कि यार काफ़ी देर में मैं तुझे पहचान पाया, और वो बहुत अच्छा प्ले हुआ। और वो शायद इसीलिए कि जब अंदर से ठान लिया कि नहीं करना ही है, तब मन करता है। अच्छा, वैसे तो आपने बताया कि आप कुछ आपका सिलेक्शन है कि आप उसी टाइप के रोल करेंगे, अभी कोई तमन्ना है कि ये रोल यदि मुझे मिला भविष्य में तो मैं जरूर करना चाहूँगा? हाँ, ऐसे तमन्नाएं तो बहुत हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर, मुझे इमोशनल कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कॉमेडी भी मैंने की है, लेकिन कॉमेडी में जितनी टाइमिंग और जितनी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, अभी जॉब में रह के मैं उतना नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि कॉमेडी कठिन है। इमोशनल आपने अगर उसको फील कर लिया तो कैरेक्टर निकल आता है और अच्छी तरह निकल आता है, लेकिन कॉमेडी के लिए आपको लगातार रिहर्सल और पढ़ना सब कुछ चाहिए रहता है। तो चूंकि जॉब में हूँ तो इसलिए आपका टाइम उतना नहीं कर पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉमेडी में उतना ज़्यादा ना घुसूँ। लेकिन हाँ, अब 6 महीने बाद मैं रेलवे से रिटायर हो रहा हूँ, तो उसके बाद तब मैं सब कुछ करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने ओमपुरी जी के साथ काम किया, प्रेम चोपड़ा जी के साथ काम किया, और कौन से ऐसे हीरो हीरोइन होंगे जिसके साथ आपने काम किया? मैंने बहुत उसी फिल्म में मेरे साथ रति अग्निहोत्री जी थी, और नाना पाटेकर के ब्रदर है जयवंत पाटेकर, वो उसमें गांधी जी बने थे। अच्छा। और गोविंद नामदेव जी के साथ मैंने काम किया है। अभी एक फिल्म यहाँ शुक्रदोष की है, उसमें हीरोइन थी तारा अली शाह। अभी कंगना रनावत की एक यहाँ वेब सीरीज शूट हुई है, अभी जल्दी रिलीज होने वाली है, तिवारी। अच्छा। उसमें मैंने अच्छा करेक्टर किया है, और मेरे जितने भी सीन हैं वो डायरेक्ट कंगना जी के साथ ही हैं। और उसके बाद ना उर्मिला मातोड़कर हैं, उनके साथ किया है, काफ़ी काम किया है उनकी। जैसे कहते हैं कि जब कोई रोल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का रोल किया, तो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई जब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी उतर आती हैं, हम आत्मसात करते हैं। ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ? शास्त्री जी के बारे में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा।
शास्त्री जी को जब मैंने पढ़ा उस समय काफ़ी कुछ पढ़ा और उनके वीडियोज भी देखे, जी लेकिन मेरा खुश नसीब मैं इसलिए मानता हूँ कि सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी, उनके दोनों बेटे जी मेरे साथ रहे हाँ लगभग 1 महीने, हर शूट पे आते थे। हाँ और वो जब उनके बारे में बताते थे तो लिटरली कई बार मेरे वैसे ही आंसू आते थे कि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी जी और कहीं बाहर मीटिंग में जा रहा है और उसका कुर्ता फटा हुआ है, हाँ लेकिन वो कुर्ते को हटाता नहीं है, जैकेट पहनता है। हाँ उनके पास सिर्फ 5 कुर्ते हुआ करते थे। जी। ये मैंने अमर चित्रकथा जब अभी प्राइम मिनिस्टर के जी, हाँ। उसमें मेरी फिल्म में सीन नहीं है, जी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनके बच्चे साधारण बस से जाते थे। किसी एक दिन हाँ। बच्चे लेट हो गए थे तो ललिता जी ने कहा ड्राइवर को बोल दिया था कि आप छोड़ाइए। लेकिन उन्होंने तो उन्होंने ना सिर्फ ड्राइवर को डांटा हाँ बल्कि ललिता जी को भी डांटा कि आपने लेट किया, बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को आज स्कूल मत भेजिए। हाँ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी बच्चों को छोड़ने नहीं जाएगी। तो मुझे लगता था बहुत कि बड़ी बात है क्योंकि वैसे तो मैं आपको कहूँ कि बचपन से मैं सादा जीवन ही जीता हूँ, बीइंग ए जैन कहिए या फादर और मदर के संस्कार कहिए, हाँ, लेकिन उनको पढ़ने के बाद और शादी के अंदर मुझे मेरा गुस्सा एकदम खत्म हो चुका है। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बगैर गुस्से के और शांत तरीके से निपटाई जा सकती हैं। जी और उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर हम एक पैसा भी कहीं इधर से उधर करते हैं तो बहुत बड़ी बेईमानी करते हैं। कि एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी अगर इस तरह की ज़िंदगी जी के गया है तो वो मतलब मेरे जीवन पर उनका बहुत प्रभाव है। पहले से उन्हें पढ़ा हुआ था और मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन ये रोल करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी कुछ मुझ में चेंज आया, काफ़ी कुछ मुझ में चेंज आया। कोई रोल मॉडल है आपका इस इंडस्ट्री में, अभिनय के क्षेत्र में? अभिनय के क्षेत्र में अभी नए मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता था। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं वो लोग। और अपने भोपाल के ही हैं जो नत्था का रोल जिन्होंने किया था, उनका मेरे दोस्त भी हैं, अच्छा करते हैं। और रोल मॉडल के नाम पर अमिताभ जी का कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अमिताभ बच्चन को मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं कहूँगा, एक्टिंग में तो खैर उनकी एक्टिंग पर बात करना ही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज एक इंसान जो उस लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय संस्कारों को पूरी तरह अभी हुए हुए है। आप देखिए कि कभी करवा चौथ होती है तो उनके घर में ऐश्वर्या राय वो सब करती हैं। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे आदमी जाके अपने संस्कारों को बढ़ावा दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उनके पूरे तो परिवार में मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूँ, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। हाँ। उनके जो साड़ू जी हैं, राजीव वर्मा जी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, वो मुझे छोटा भाई जैसे मानते हैं। अच्छा। तो उनके परिवार में आ भी गए हैं। एक लोग हम लोगों ने प्ले किया था काला तस्मा, जिसमें राजीव जी और मैं दोस्त का रोल किया है। उस दिन जया जी आई थी देखने प्ले और हम सबसे मिल के भी गई थी। तो अमिताभ बच्चन जी से मैं मिल भी चुका हूँ, तो मैंने देखा कि वो बीइंग ए इंसान, बीइंग ए आर्टिस्ट, सबके रोल मॉडल होने ही चाहिए। तो धीर गंभीर और जो संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति जो होता है। वैसे बहुत मजाकिया है वो। अच्छा। जब मैं मिला हूँ उनसे तो वो मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की मजाक करते हैं, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ संस्कारों की बात है, गंभीरता की बात है, उनका जवाब नहीं। चैलेंजिंग रोल अभी तक कोई ऐसा आया जो जिसको लगा हो कि अरे भाई अभी कैसे करूँगा? मैंने फिल्म की थी चापेकर ब्रदर्स, जो पूना के क्रांतिकारी थे, जो 3 भाई थे, तीनों को फांसी लगी थी। और मैंने उनके पिता का हरिपन चापेकर का रोल किया है। वो रोल मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, क्योंकि वो फादर ऐसा था जो अपने बेटों का विरोध करता था कि क्रांति से बकवास है, आप पंडित हैं, ब्राह्मणगिरी करिए। लेकिन जब उनको फांसी होती है और जब उनको वो लगता है, और उस समय जब उनसे मिलने जाते हैं हम, मैं और मेरी पत्नी, उस दिन का वो सीन मुझे अभी तक इसलिए याद रहता है कि उस दिन हमारे डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट थी वो हटा दी थी। मुझे और मेरी पत्नी को बोल दिया था कि ये मंच आपका खुला हुआ है, आपको जो फीलिंग आए, जो बोलना चाहें आप बोलिए, और हम वही डायलॉग रखेंगे जो आप बोलेंगे। मतलब स्क्रिप्ट को याद मत करिए, क्योंकि और वो सीन आप देखिए, मैं आपको दूंगा देखने के लिए। मैं आज भी वो सीन देखता हूँ तो मुझे आंसू आते हैं। और वो पत्नी गुजरात की एक अच्छी हीरोइन है, वो थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया था। लेकिन वो फीलिंग अभी तक है, और जब भी उस फिल्म को देखता हूँ या कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उस पिता की क्या भावना रही होगी कि जब उसके 3 बच्चे फांसी के लिए जा रहे हैं और वो उनसे माफ़ी मांग रहा है कि मैंने तुम लोगों की कोई मदद नहीं की, मुझे मदद करनी चाहिए थी। बहुत 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 मार्मिंग सीन था वो। रोल भी चैलेंजिंग था और वो ईश्वर की कृपा से हुआ भी बहुत अच्छा।
तो अखिलेश जी यहाँ पर हम अपना एक सेक्शन खत्म करते हैं और दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। तो अपने दर्शकों को बताएंगे कि अभी हम लोगों ने अखिलेश जी से उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना। अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ करेंगे और रैपिड फायर राउंड करेंगे। तो रैपिड फायर राउंड में हम आपसे चंद सवाल पूछेंगे, आपको अच्छे बुरे सब जवाब देने पड़ेंगे। आशा या निराशा? आशा। खुशियों की चाबी किसके पास है? परिवार के पास। रिजेक्शन का सामना करते समय आप क्या फॉर्मूला अपनाते हैं? पार्डन? रिजेक्शन जब आपका होता है तो आप क्या फॉर्मूला अपनाते हैं? कोशिश करता हूँ कि मन को समझाता हूँ कि जो आपको मिलना है वो मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, मान लीजिए आपको सुपर पावर मिल जाए और कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहूँगा। बस सबसे बड़ी कमी है देश की। जिस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा, हाँ। मुझे लगता है कि अमेरिका से आगे हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचार शायद हम लोगों को कहीं पीछे रखा हुआ। अच्छा, सुख और खुशी की तलाश के लिए आप क्या करते? थिएटर। तो बस हम यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो शो है किरदार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शो बेहद अच्छा है। जब मुझे पता लगा इसके बारे में, मैंने देखा तो ना आपके सवाल अच्छे होते हैं, मतलब, लेकिन आप लोकल जो कलाकार हैं उनको बहुत मौका दे रहे हैं, और मैं इसके लिए आपकी तारीफ करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपका शो लगातार ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं और जब आप लोग तारीफ करते हैं तो हमारी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आशा ही वो चाबी है जो हर ताले की चाबी बन सकती है। खोलिए अपने दिल की झरोखों को और निकालिए खुशी, हंसिए, बेबाक खिलखिलाइए और मुस्कुराइए। क्या पता कल हो ना हो,